नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा के लिए बता रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर जिन लड़कों को मैथ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैथ में मतलब कि समझ नहीं आती है, वो लोग अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छे से समझा कर सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि 1/√2 है और ऐसे ही ऑप्शन रहेगा प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, 1/√2 क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। 1/√2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें 2 नंबर, तो ये 2 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो। रूट में दिया है 49/64, तो 7 का स्क्वायर करेंगे ना 49 होगा। तो 49 रूट से बाहर होगा तो 7 मिलेगा और नीचे बाटा में 64 है ना, तो 64 जब रूट से बाहर निकलेगा ना तो 8 मिल जाएगा। और 7/8 बाबू ये रूट से बाहर निकल गया और ये P/Q के रूप में आ गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ए नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन इसका दे सकते हो कि जो कोई भी भिन्न हो जो P/Q के रूप में हो वो हमारा क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में बताइए कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें आपको अपरिमेय बताना है, तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूट में 64 में आपका 36, ये आपका दिया है, ठीक है ना। तो 64 जब बाहर निकलेगा रूट से तो 8 मिलेगा और बाटा में जो 36 है वो बाहर निकलेगा 6 मिलेगा, ये आपका परिमेय हो गया। लेकिन आपको अपरिमेय ढूंढना है। और 81 भी रूट से बाहर निकलेगा 9 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ढूंढना है? अपरिमेय ढूंढना है। और ऑप्शन नंबर बी को देखिए, रूट में दिया है 2.5, इसका कोई भी ये बाहर नहीं निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या यही होगा, यानी कि सी नंबर वाला हमारा अपरिमेय संख्या होगा। उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर उसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे भी तो दशमलव में आएगा, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपका क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ये चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। बाबू हमेशा याद रखना, जो चर मान होता है ना, चर मान कौन कौन होता है? चर मान, तो बाबू चर मान बहुत सारा होता है। जैसे चर मान की मैं बात करूं, x चर मान है, y है, z है, कोई भी है, जैसे ABCD में कोई भी ले लो, कोई भी चीज़ आपका हो, अगर सिंगल हो तो आप समीकरण के रूप में तो समझ जाना वो हमारा चर मान है, ठीक है ना। तो ये सब सिंगल है तो चर मान है। और कंडीशन ये है कि चर मान अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान का पावर माइनस में रहता है कुछ भी, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान बाटा में रहता है तब भी बाबू वो हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो इन तीनों में कंडीशन देखिए कौन कौन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देखिए, तो सी नंबर में ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, रूट में x दिया है, मतलब कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सी नंबर वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। कंडीशन यही कहता है ना, तो हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। ये 5 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप बहुपद px से a का मान निकालेंगे तो x² का गुणांक 1 मिलेगा, b का मान निकालेंगे तो -2x जो है ना, x का गुणांक -2 मिल जाएगा और c का मान बाबू आपका 5 मिल जाएगा। तो a b c का मान निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू पता है क्या होता है? c/a होता है फार्मूला से। तो c का मान बाबू 5 है और a का मान 1 है, तो 5/1 मतलब कि 5, तो 5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और माइनस दिया है ऑप्शन नंबर बी में -5 है। तो देख लेना, माइनस प्लस गलती मत करना, ठीक है ना। वही गलती करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है छठा नंबर। ये छठा नंबर प्रश्न कहता है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग निकालना है। तो बाबू मूलों का योग क्या होता है? तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यहाँ से a का मान निकाल लेना है। a का मान 1 निकालिएगा
और बी का मान निकालिएगा तो -4 मिलेगा और सी का मान निकालिएगा तो 1 मिलेगा। ये तो आपको निकालने आता है ना ए बी सी का मान। तो आप बताइए, अब -b है और बाटा में a है, तो b का मान कितना है बाबू? b का मान यहाँ से -4 रखिए और यहाँ पर भी -4 है। देखिए 2 गो माइनस है तो -e और -e 4, ठीक है ना। और बाटा में a का मान तो 1 ही है, मतलब कि ये 4 हमारा उत्तर मिलेगा और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा और ये होता है बाबू c/a। अभी हम आपको बताएं, अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। b का मान निकालेंगे तो -4 मिलेगा। c का मान निकालते हैं तो 1 मिलेगा। कुछ नहीं करना है, c का मान 1 है तो 1 रखो, a का मान 4 है तो 4 रखो। तो 1/4 आंसर मिला है, जो आंसर यहाँ पर c नंबर में दिया गया है, ठीक है ना। तो c नंबर वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर की घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले, जिसका घात 1 हो, जैसे कि x है इसका पावर 1 है। जैसे कि दोस्तों 2x + 3 है तो यहाँ पर भी x का पावर हमारा 1 होता है। तो ये हमारा क्या होगा? घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नहीं तो आप एक घातीय बहुपद भी कह सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, रैखिक दिया है तो रैखिक पर टिक लगाओ ना, c नंबर वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय होता है। तो जिसका बाबू अद्वितीय हल होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसका एक हल होगा। और एक हल का मतलब हुआ कि वो किसी का विरोध नहीं करेगा, वो अविरोधी होगा, ठीक है ना। यानी कि बी नंबर वाला आपका करेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर वाला। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो बाबू वह समीकरण निकाय आश्रित कहलाता है, क्योंकि समीकरण निकाय का अगर अनंत हल है तो आश्रित कहलाएगा, यानी कि संपाती कहलाएगा। आपका आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर बाबू ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल है। तो बाबू अद्वितीय हल के लिए एक हल होता है, अद्वितीय हल होगा उसका केवल और केवल एक हल होगा, आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए कंडीशन क्या होता है? तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 होता है, लेकिन बाबू ये बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अब यही वाला कंडीशन आपको खोजना है कि किस ऑप्शन में दिया है। देखो तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ो, ध्यान से पकड़ो बाबू, ऑप्शन नंबर बी को देखो एकदम सेम टू सेम दिया है जो मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। अब सी नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 को समीकरण निकाय दिया गया है और कह रहा है कि अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए बाबू पता है क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है ये b1/b2 के, और ये भी खास तौर बराबर हो जाता है दोस्तों c1/c2 के। तो ये तीनों बराबर हो जाता है, और तीनों बराबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में ही है। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि हमारा 100% उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब हुआ बाबू कि उसका घात 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो x + 1/x है और बराबर में 2 है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो x² + में 3x के पावर -1 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर -1 आ जाता है या फिर पावर किसी भी चर मान का पावर माइनस में आता है तो हमारा ना ही द्विघात बहुपद होगा ना ही द्विघात समीकरण होगा। तो बी नंबर वाला नहीं होगा और सी नंबर वाला तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि पावर x का 3 है तो त्रिघात ये समीकरण हो जाएगा। तो लेकिन आपको द्विघात समीकरण देखना है। और ऑप्शन नंबर अगर मैं डी की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो इसको अगर बनाते हो तो ये भी आपका मिलेगा 3x के पावर 3 और माइनस में आपका 4 मिलेगा, बराबर में ये x 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका पावर 3 आ गया, मतलब कि ये भी हमारा द्विघात नहीं होगा, ये तो त्रिघात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अब देखो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 1/x दिया है, लेकिन जब इसको आप बनाओगे ना तो x² + में 1 मिलेगा और बराबर में x 2 में गुणा हो जाएगा तो 2x मिल जाएगा। मतलब कि ये हमारा द्विघात समीकरण 100% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताओ x+2 का दी होल क्यों दिया है और बराबर में x² - 1 इंटू में 2x किस प्रकार का समीकरण है। तो बाबू ये त्रिघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो a+b का होल क्यूब बैठेगा तो पक्का ये त्रिघात आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। तो हमारा त्रिघात हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझदार हैं, यहाँ से a का मान निकालेंगे 1 मिलेगा, b का भी मान निकालेंगे 1 मिलेगा, c का मान निकालेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा, माइनस में 2 मिलेगा, यानी कि a b c का आपने मान निकाल लिया। अब बारी है कि 1/α + 1/β का मान कैसे निकालेंगे। देखो अगर आप इसको कॉपी पर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको पेज खर्च करना पड़ेगा, ये मतलब कि आगे थोड़ा सा सॉल्व होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता हूँ कि -b/c फार्मूला इसका डायरेक्ट होता है। अगर आप याद कर लेते हैं 1/α + 1/β का मान डायरेक्ट उसका होता है -b/c, तो बहुत अच्छा रहेगा। आसानी से आप b का मान रखेंगे तो 1 मिलेगा और माइनस है तो माइनस, और c का भी मान क्या है -2 है तो -2 रख दो, माइनस कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, और 1/2 एकदम आसानी से आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो कितना आसान मैंने कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्विघात समीकरण x² - 4x प्लस b है बराबर 0 का विवेचक का मतलब होता है बाबू कैपिटल में d, क्या होता है विवेचक का मतलब होता है ब्रैकेट में कैपिटल में डी, इसी को हम लोग विवेचक या फिर विविधकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसी का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप a का मान निकाल लो ना, a मिल जाएगा, b का मान निकालोगे तो -4 मिल जाएगा, और c का मान निकालोगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, b मिल जाएगा। c का मान क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो विवेचक d बराबर क्या होता है बाबू, d बराबर होता है b² माइनस में 4ac फार्मूला होता है, आप लोगों ने याद किया होगा। तो b का मान क्या है बाबू, -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुणे a का मान 1 है, और c का मान क्या है, तो c का मान बाबू b है, तो आपका b हो जाएगा। मतलब कि -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -4 गुणे 1 गुणे b तो 4b हो जाएगा, यानी कि 4b, 16 - 4b, और 16 - 4b ऑप्शन नंबर ए ही में दे दिया है। ये थोड़ी ना है कि मैंने सॉल्व किया और आंसर गलती मिला, कभी हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा मिल जाएगा ए नंबर वाला। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बाबू x² और -5 को आप यूं ऐसे लिखो 2x - 3x लिख दो। ऐसे फायदा ये होगा कि -2x और -3x को जोड़ोगे तो -5x मिल जाएगा, और फिर -2x और -3x को गुणा करोगे तो प्लस में आपका 6 भी मिल जाएगा, मतलब कि प्लस में 6 और बराबर में 0, तो बनाओगे तो आंसर आपका मिलेगा ए नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, यदि AP का प्रथम पद a तथा पदांतर यानी कि सार्वंतर d है तो nवां पद क्या होगा, a + n - 1 × d। बी नंबर वाला हमारा करेक्ट उत्तर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। सारे लड़के याद रखना, और ऐसे ही दोस्तों और सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो बाबू एक फार्मूला होता है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है √x² और प्लस में y²। तो बाबू यहाँ पर x का काम 4 करेगा, तो √ में 4 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, y का काम 5 करेगा, -5 तो -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है आपको पता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है आपको पता है। जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपका 41 मिलेगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 41 लिख दो, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दो फटाक से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र का फार्मूला लिख देता हूँ, बनाना आप लोगों का काम है, जैसे कि x2 - x1 का दी होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फार्मूला है, और फिर हमारा y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र का फार्मूला है, ठीक है ना। तो आप आराम से बनाइएगा।
दुरुस्त सूत्र का फॉर्मूला यूज करके तो क्या मिलेगा 2√2 इकाई मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला मिलेगा, बनाकर देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 8/15, यानी कि दोस्तों tan a बराबर 8/15, तो 8/15 किसका किसका मान है? tan का मान होता है p/b, मतलब कि p और b का मान है। और जब आप h का मान निकालेंगे फार्मूला रखकर p² + b², और p का मान कितना है? p का मान बाबू आपका है 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का मान है 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ोगे ना कितना मिलेगा? 289 मिलेगा, 289 मिलेगा। और ये आपका रूट से बाहर निकलेगा तो 17 मिलेगा, यानी कि b का मान 17 मिल गया। और sin थीटा बराबर p/h होता है, p/h, ठीक है ना। तो p का मान बाबू आपका 8 है और h का मान आपने निकाला 17। 8/17 ऑप्शन में खोज लो कहाँ दिया है, बी नंबर में देखो दिया है 8/17, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन है tan π/2 का मान होगा। tan π/2 का मान क्या होगा? अगला हमारा क्वेश्चन है। तो बाबू tan π/2 जो हमारा पाई होता है ना, उसका मान हम लोग ना त्रिकोणमिति में 180 डिग्री रखते हैं। तो tan पाई की जगह पर 180 रखो और बाटा में 2, ये कट जाएगा दोस्तों 90 बार में, तो हमारा मिल जाएगा tan यहाँ पर 90। और आपको पता है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और अनंत का चिन्ह ऐसे डी नंबर में देखो दिया गया है, उल्टा 8 बनाकर, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर। ये 24 नंबर आपका प्रश्न है कि sin π/4 माइनस cos π/4। तो अभी मैंने आपको बताया कि पाई का मान आप लोग 180 डिग्री रखेंगे। पाई का मान कितना रखेंगे? 180 डिग्री। तो जब आप 180 रखेंगे और बाटा में 4 है ना, तो बाटा में 4 रख दो, तो ये क बार में कटेगा? तो बाबू 45 बार में कटेगा, तो 45 मिलेगा। मतलब कि sin π/4 के जगह पर sin 45 माइनस cos 45 होगा, यही ना आएगा कटकर। और sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है। तो एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, तो कट करी तो ऐसा ही 0 मिल जाएगा। मतलब कि बी नंबर में 0 दिया है और 0 आंसर मिला भी है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है sec² थीटा -1। तो ये तो tan² थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना फार्मूला होता है sec² थीटा माइनस में tan² थीटा, ये बराबर में होता है 1। तो यहाँ से आपका पूछा गया है sec² थीटा, ये माइनस को इधर बुला लिया गया है। आप tan को उधर भेज दो तो tan उधर जाएगा, तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो tan² थीटा, ठीक है ना। ऐसा ही और इसी फार्मूले से निकल कर इसका मिला है आंसर आपका सी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि अर्धवृत्त का कोण। देखो बाबू अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। जो लोग भी बोलते हैं कि जब हमारा जो वृत्त होता है यहाँ पर केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, तो वृत्त को जब आधा करोगे तो आधा 360 का कहा होगा 180 का। तो बहुत लोग सोचते हैं कि 180 पर टिक लगा देते हैं, हम 30 मार खान हो गए। नहीं, आप 30 मार खान नहीं, आपने गलती किया। यहाँ पर दोस्तों आपका कोण अर्धवृत्त का नहीं बनता, इधर हम लोग लंब खींचते हैं, यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है ना वो हमारा 90 डिग्री कोण बनता है, वो हमारा अर्धवृत्त का कोण कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। और 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या होगा? तो समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे दोस्तों क्या होता है ना, एक वृत्त है, एक वृत्त क्या कह रहा है, एक मतलब कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को टच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी भुजाओं के जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? तो समचतुर्भुज ये बन जाएगा। जब चारों वृत्त को चारों कोना पर टच करेगा ना तो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाली दो उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अब इसका आंसर देखते हैं कितने ऐसे लड़के हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है। और बताइए कि मैं जैसे बताया ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी समझ में आया कि नहीं। अगर 10% भी समझ में आया तो समझ लीजिए कि एक दिन में 10%, तो 10 दिन में पूरे 100% आपको मैथ समझ में आ जाएगा। तो कमेंट जरूर करना है कि कितना % समझ में आया, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। आप लोग अनुमान लगाइए, देखते हैं कितने ऐसे लड़के। मैं ऑलरेडी कमेंट में पिन करके बता दूंगा, आप जैसे कमेंट करेंगे ना तो ऊपर आपको दिखाई देगा। बट पहले आप एक बार बताने की कोशिश तो करिए कि हम बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना बाबू।